नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसेस स्ट्रेटजी में। दोस्तों, मैं जो है इस वीडियो में जो है इतिहास का जो है जितने भी टॉपिक हैं उसका डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। और इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं पीसेस प्री में। जो है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इतिहास का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसमें से कम 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। बट इसमें दिक्कत ये है कि जो अभी नया ट्रेंड आया है पीचर्स का, जो है आप अगर दे रहे हो एग्ज़ाम तो 2020 के बाद से ये देखा गया है कि एंशियंट और मेडिवल में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जो मतलब बहुत ही टफ होते हैं। तो आप सामान्यतः अगर आप उसको पढ़ते हैं तो सही मतलब बहुत ही मुश्किल होता है कि आप पढ़ें हो ऐसे क्वेश्चन जो आयोग बना रहा है। तो इस वजह से जो है इसमें स्ट्रेटजी को लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने चाहिए ताकि आपका जो है नुकसान ना हो ज़्यादा। और इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है पूरा कि आपको कौन कौन से टॉपिक ज़रूर पढ़ने चाहिए, किसमें कितना क्वेश्चन आता है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं कि हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया हो गया, मिडिवल इंडिया हो गया और एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये तीन जो है आपके पोर्शन हो गए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मॉडर्न इंडिया से आता है। 15 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 13, 14, 15 ऐसा ही होता रहता है फ्लक्चुएट। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया, इसी वजह से इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट किया है। आपको इतिहास में सबसे पहले मिडिवल और एंशिएंट की जगह मॉडर्न इंडिया पूरा कवर करना है। उसके बाद जो है आप जो है मिडिवल इंडिया फिर एंशिएंट इंडिया। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तीनों को। आप पहले मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से मैं अभी 4 महीने की स्टडी के संबंध में बात कर रहा हूँ। अगर आपको जो है अभी आपको 25-26 में देना है तो आप इसको जो है अपने अनुसार पढ़ सकते हैं एंशिएंट से स्टार्ट करके। बट मैं अभी की प्री के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे। आप थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मॉडर्न इंडिया का मैंने जो है टॉपिक बताया हुआ है। मॉडर्न इंडिया में आपको क्या करना है, इसमें जो है टॉपिक मैंने सिलेक्ट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद से अगर आप सारी घटनाएं जो हैं सारी घटनाएं इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक बताने का कोई मतलब नहीं कि आप ये पढ़ो ये छोड़ दो, क्योंकि सारा इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है मॉडर्न इंडिया में। तो आप पूरा घटनाचक्र रिसेंट पूरे अच्छे से मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। और इसमें बस ध्यान ये देखना है कि देखिए इतिहास में जो नए क्वेश्चन का ट्रेंड है वो चाहे एंशिएंट का हो, चाहे मेडिवल का हो, चाहे मॉडर्न का, आपको ये देखना है कि अगर कोई भी युद्ध हो गया, चाहे चाहे वो किसी भी काल का क्यों ना हो, आपको जितने भी युद्ध हैं किसके शासनकाल में हुआ है और कौन जीता कौन हराया। जैसे तराइन का युद्ध पृथ्वीराज और जो है सॉरी और तो पानीपत का युद्ध हो गया, तराइन का युद्ध हो गया, इसी तरीके से। और जैसे चौसा का युद्ध हो गया, ठीक है, बक्सर का युद्ध हो गया जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में हुआ, कर्नाटका का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध। मतलब इनका जितने भी युद्ध हैं शुरू से फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, क्योंकि आयोग 2 से 3 क्वेश्चन इसी बना रहा है। आप कुछ भी मत पढ़िए, बट जितने युद्ध हैं इनको जरूर से जरूर तैयार करें। हो सके तो इनको पूरा नोट्स बना दें एक पूरे पेज में, उसमें आप हेडिंग डालें युद्ध, और शुरू से अंत तक जो भी युद्ध हुए हैं एंशिएंट से पूरा जो है अंतिम तक मॉडर्न तक युद्ध का एक पूरा बना के पेज में नोट्स बना दें। इससे क्या होगा कि कोई भी जो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बना रहा है कि उसका जो है मैचिंग करने के लिए आ जा रहा है कि 2-4 युद्ध दे देंगे और उसका टाइम पीरियड दे देता है। ठीक है, तो अगर आपका अच्छे से तैयार रहेगा तो आप अच्छे से मैच कर पाएंगे। या उसमें जो संधि हुई थी संधि दे देता है संधि मैच कराने के लिए, तो ये जरूर तैयार होना चाहिए आपका। ठीक है, तो युद्ध और घटनाक्रम। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट, मैंने एक युद्ध बता दिया और दूसरा क्या होता है घटनाक्रम। जितनी भी घटनाएं हैं पढ़ते समय जरूर ध्यान दें कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई है। जब घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ के आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ उसको वहाँ पे लिंकअप कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर लखनऊ समझौता हो गया, उसके बाद जो है इसी तरीके से और घटनाएं होती हैं। आपका जो है 1920 जो है असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया। तो इस तरीके की बहुत सी घटनाएं और जो है सविनय वो व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया। तो अगर आप ये घटनाएं इनका क्रम आपको याद रहेगा तो अगर क्वेश्चन में देता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसको पढ़ते समय इस बात को जरूर ध्यान दें कि आपको केवल इंडिविजुअल फैक्ट ना याद करके ये भी समझना है कि इस घटना को अगर जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में, क्योंकि इतिहास का मतलब ही होता है कि घटनाक्रम। ठीक है, तो अगर आपको घटनाक्रम पता है कि पहले कौन सी हुई कौन सी बाद में हुई तो आप बहुत ही अच्छे से काफ़ी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे पढ़ते समय कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो भी जितनी भी मॉडर्न इंडिया में जितनी पत्रिकाएं हैं, जितने भी जो है युद्ध हुए हैं,
ठीक है, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। साथ ही गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या किस गवर्नर जनरल ने क्या क्या किया है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, दो दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन युद्ध से बन जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया, साथ ही पत्रिकाएँ हो गई, जितने आपके स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने आप समय समय पर विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएँ, दैनिक पत्रिकाएँ और मासिक पत्रिकाएँ लिखी थी, तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान ये रखना कि 1857 की क्रांति के बाद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें महात्मा गांधी का योगदान 1920 से जो स्टार्ट होता है, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो, तो इसमें जो घटनाएं होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे आप मॉडर्न इंडिया में, तो आप देखेंगे कम से कम 7-8 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मॉडर्न इंडिया में पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ 1857 के बाद से जो है ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके पहले जो होता है उसमें कम अगर मेहनत करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट उसके पहले जो भी अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुए थे उसको ज़रूर पढ़ेंगे आप। जैसे कर्नाटका का युद्ध हुआ था, किन के बीच में, उनके बीच में क्या क्या संधियाँ हुई थी, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, मैचिंग आता है और उसका वर्ष भी आता है। तो मैंने बता दिया पहले ही कि आपको वो चाहे किसी भी कालखंड का क्यों ना, चाहे मध्यकालीन का हो चाहे एंशिएंट का, युद्ध, संधियाँ और उसका वर्ष और कि कौन जीता कौन हारा, ये तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो जिस भी जो है इतिहास के सेक्शन का क्यों ना हो। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ मध्यकालीन भारत पे, और सोर्स मैंने बता ही दिया था कि आप लोग जो है या तो रूसेंट और जो है जो घटना चक्र है दोनों से अच्छे से तैयार करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। रूसेंट में गवर्नर जनरल बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं नीचे आप मध्यकालीन भारत पे, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो अगर यहाँ आप देखें तो वही जो मैंने बताया हुआ है कि सभी युद्ध मध्यकालीन भारत में जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर 2 से 3 क्वेश्चन युद्ध पे ही होते हैं, कि उसमें युद्ध दे दिया जाए, उसको मैचिंग के लिए आ जाएगा पूरा। ठीक है, कौन जीता कौन हारा, जितना तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सब सब आए हुए होंगे, आपने देखा ही होगा। हुमायूं द्वारा का युद्ध लड़े गए थे, औरंगजेब के टाइम में, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। तो इस तरीके का युद्ध जो है ऊपर नीचे करके दे देता है और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसी वजह से थोड़ा सा इनको अच्छे से नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और अच्छे से आप नंबर प्राप्त कर पाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि सबसे पहले आप पूरे युद्ध को अच्छे से कंप्लीट करें। और दूसरा, इसमें मध्यकालीन भारत में आप पूछ रहे थे टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, तो आपको सल्तनत काल पूरा पता पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी है पूरा पढ़ेंगे आप अच्छे से। साथ में उसके पहले जैसे गौरी वंश और गजनबी जो है वो भी आपको पूरा पढ़ना है, जहाँ से अरबों का आक्रमण शुरू होता है। उनका मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ना है डीप में, बट हाँ थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लेना है कि कुछ इसमें क्या क्या किया गया था। बहुत ज़्यादा मतलब डीपली नहीं पढ़ना, बट ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सल्तनत काल का पूरा, जितने भी शासक हुए हैं, कौन कौन सा वंश हुआ है इसके अंतर्गत, उसका क्रम पूरा, किसने क्या क्या किया था, ये सारा कुछ इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे। उसके बाद मुगल वंश, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत में, इसको जरूर पढ़ना है पूरा, उसी तरह से पढ़ना है आपको। बाबर, अकबर, जितना भी क्रम है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में जो है जो भी घटनाएँ हुई हैं, जो भी चीज़ें इसमें किया गया है वो आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं आप पूरा घटना चक्र उठा के पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद सूफी आंदोलन से दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका जो सूफी आंदोलन है इसमें पूछता है कि कुछ जो भी इसमें वो हुआ था, उसमें घटनाएँ हुई थी कि कौन सा पहले आया था कौन बाद में आया था, या कुछ जो है इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं सूफी आंदोलन में। तो इसको आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। भक्ति का भी दोस्तों क्रम आता था पूछता है कि कौन पहले, तुलसीदास पहले आया था कि मीरा जी थी, ऐसे क्रम में आता है ऑर्डर करने के लिए, तो ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जो बचता है स्वतंत्र राज्यों, कुछ और भी छोटे छोटे राज्यों के जो हैं, तो उसमें आपको सब पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, सब नहीं पढ़ पा रहे लेकिन इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि मतलब जितना भी है उसमें आपको छोटे छोटे राजवंशों के क्या करेंगे आप, संस्थापक, उसकी राजधानी, ठीक है, जैसे यादव वंश, इसी तरह छोटे छोटे वर्धन वंश, कई वंश छोटे छोटे के आपको मिलेंगे प्राचीन भारत में भी मध्यकालीन भारत में भी। तो आपको उसको पूरा नहीं पढ़ना है, अगर तो कम से कम करें, क्योंकि मैचिंग के लिए हमेशा आ जाता है और उसका जो है मैचिंग क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे कि कौन सा राजधानी है, ठीक है, कौन से जो है संस्थापक कौन थे इसके। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इतना मध्यकालीन भारत में आपको कम से कम करना ही करना है, तब आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा मैं प्राचीन भारत पे आपको बता दूं। तो प्राचीन इतिहास में अगर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं देख सकते हैं। पूरा वैदिक आपको अच्छे से पढ़ना है, वैदिक काल से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता से आता है,
क्वेश्चन यहाँ से, एक दो क्वेश्चन यहाँ से, एक दो क्वेश्चन यहाँ से, फिर पूरा मगध साम्राज्य जो हुआ था, महाजनपद के बाद जो मगध साम्राज्य हुआ था उसमें छोटे छोटे राजवंश हैं, ठीक है, वो आपको पूरा पढ़ना है, क्रमवार पढ़ना है। इतिहास में पढ़ते वक्त आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप वंश पढ़ रहे हैं उसका क्रम जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद कौन सा वंश है, इसके बाद कौन सा वंश था, इसका, हाँ, और एक घटना और बताना भूल गया कि उसका जो अंतिम शासक होता है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है यूपीएससी आयोग का, तो उसके अंतिम शासक का नाम पूछते हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ इसका तो कम से कम पता ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फेमस जो राजवंश नहीं उनका अगर छोड़ सकते हैं आप, बट जो फेमस है उनका अंतिम शासक जरूर पता होना चाहिए। जैसे मौर्य वंश, गुप्ता वंश, तो इनका जो है अंतिम शासक कौन था वो क्वेश्चन पूछता है। तो आया भी हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। पूरा मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, क्रमवार कौन सी घटनाएं हुई थी, किसने कौन सी संधि ग्रहण की, वो सॉरी कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, ये, ठीक है, और उसके शासकों का क्रम क्या था, ये सब आप देखेंगे। और फिर जैन बौद्ध को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, सारा पूरा पढ़ना है। जैन बौद्ध से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते, दो क्वेश्चन कम से कम आते हैं। फिर मौर्य और गुप्ता को पूरा पढ़ना है, साथ में मौर्य और गुप्त काल का प्रशासनिक जो कुछ शब्दावलियाँ होती है इसमें प्रशासन की, कि जैसे सेना को क्या कहा जाता था, गुप्तचर को क्या कहते हैं, ऐसे कुछ उसमें टर्मिनोलॉजी होती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं उत्तर गुप्त में, अगर जाएंगे गुप्त काल के बाद में छोटे छोटे कुछ राजवंश आएंगे, यवन राज हो गया ना, तो उसका क्रम आता है। पिछली बार भी आपने 23 में देखा होगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, उसका क्रम आ जाता है। साथ में वो जो राजवंश है उसमें जो है उसके संस्थापक और राजधानी, ये तो मैंने बता ही दिया है कि संस्थापक और राजधानी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से। और फिर उसके बाद दक्षिण भारत बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत ज़्यादा इसको टाइम अपना क्यों करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करिएगा यहाँ पे आप, बस वो जो मैंने बताया है वही ट्रिक आपको यहाँ भी अपनाना है। संस्थापक, राजधानी और कुछ उसका जो क्रम है, घटनाक्रम, कुछ जैसे वाकाटक वंश हो गया, जो है राजपूत वंश हो गया, तो इसका क्रम पता होना चाहिए, कौन सा बाद में कौन सा पढ़ा जाए, थोड़ा इस तरह से पढ़ेंगे। साथ ही में इसमें अगर कुछ विशेष उपाधियाँ, कोई अगर बहुत ही अच्छा शासक है तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ एक आध विशेष जो है शासक होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कौन। जैसे कुषाण वंश का कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बताया नहीं बट इंपॉर्टेंट है, कनिष्क आप सुनते होंगे, तो इस तरह से आपको खुद समझना पड़ेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने दक्षिण भारत में जो इंपॉर्टेंट वर्ष मैं बता रहा हूँ, विजयनगर साम्राज्य, इसको पूरा पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी जो मैंने बताया, इसको जो छोटे छोटे होंगे उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, बट विजयनगर को पूरा पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, एक दो क्वेश्चन यहाँ से जाता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी आयोग का, विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है हमेशा से ही। जो इसमें कुछ छोटे छोटे राजवंश हो, संगम वंश, सुरु वंश, तुरु वंश, इसका जो है क्या आता है, ऑर्डर पूछता है। साथ में इसका संस्थापक कौन है, साथ में इसमें कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। विदेशी यात्री चाहे वो मुगल साम्राज्य में हो, चाहे वो जो है तो आपके जो है मॉडर्न इंडिया में हो, वो चाहे मेडिवल में हो, हमेशा से आयोग का पसंदीदा क्वेश्चन रहा है कि किसी के शासनकाल में, अगर जैसे किसी के शासनकाल में कोंटी आए थे, तो है ना, तो इस तरह पूछता है। मार्को पोलो किसके शासनकाल में आया था प्राचीन भारत में, फिरदौसी किसके शासनकाल में आया था, ठीक है, उनके गुरु कौन थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है। मतलब ये आप कैसे पता कर पाएंगे, आप जब पढ़ेंगे तो आप जब इस तरह क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मतलब आयोग ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन हो गया कि आपको इस तरह क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो जो भी विदेशी यात्री आए हैं, वो चाहे जिस भी कालखंड का हो, चाहे जिस भी जो है सेक्शन का हो, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर उसके बाद चोल वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें दक्षिण भारत में, ये भी आपको पूरा पढ़ना है और इसका प्रशासन भी पढ़ना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये पूरा आपका मैंने बता दिया है कि दक्षिण जो है इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। और अगर आप इस तरीके इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे आसानी से विश्वास है आप कम से कम 15 क्वेश्चन जरूर सही करेंगे। इतने में ही आप 15 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आप पूरा नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, जितना मैंने बताया अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से कहने का मतलब कि अच्छे से पढ़ेंगे, क्यों ऐसे ऊपर से नहीं, जो मैंने बता दिया है इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्योंकि जो है पीसीएस हिस्ट्री में ये देखा गया है कि ट्रेंड थोड़ा चेंज होने के कारण जो है हमेशा से अब थोड़ा पेपर टफ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर से दे रहा है तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो कम से कम आप इतना, कम से कम जो इंपॉर्टेंट है उतना तो पढ़ेंगे ना। तो अगर इतना पढ़ेंगे और अगर क्वेश्चन आ गया तो आप सही कर पाएंगे, और नहीं दिया तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आपने इंपॉर्टेंट पढ़ के रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।